गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो आज इस क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के फेजेस ऑफ ब्रिटिश सब्जुगेशन इन इंडिया को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये दो यूनिट को कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम लोग ब्रिटिश सब्जुगेशन इन इंडिया में क्या क्या फेजेस थे इसको कंप्लीट करेंगे, राइट? किसी को कोई डाउट है फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स? ओके, यस। तो यहाँ पे हम लोग काफी सारे फेजेस को डिस्कस करेंगे। फेजेस ऑफ ब्रिटिश सब्जुगेशन इन इंडिया। फेज वन। फेज वन कौन से और ये जो फेजेस था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी बोल सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेजर मेथड्स क्या थे? यहाँ पे सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, ठीक है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट फेज क्या था, ठीक है? तो फर्स्ट फेज है मर्केंटाइलिज्म एंड इक्वल स्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये फेज को कवर करने से पहले मर्केंटाइलिज्म, ये इस टर्म का मतलब देखेंगे। मर्केंटाइलिज्म का मतलब क्या है? ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है, ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जो कि फॉलो करते थे यूरोपियन पावर्स रफली फ्रॉम 16 टू 18 सेंचुरी में, ठीक है? 16 टू 18 सेंचुरी में जितने भी यूरोपियन पावर्स थे उस टाइम पे वो सारे मर्केंटाइलिज्म करके एक इकोनॉमिक सिस्टम को प्रैक्टिस करते थे, फॉलो करते थे। सिस्टम का बेसिक आइडिया क्या था? सी, a country should increase its wealth and power by promoting exports and controlling trade and accumulating wealth, ठीक है? तो इस सिस्टम के अंदर कोई एक कंट्री होगा, कोई भी यूरोपियन कंट्री, ये अपना वेल्थ को, मतलब इस पॉलिसी के अंदर, इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कोई भी यूरोपियन कंट्री को अपना वेल्थ इंक्रीज करना होगा, ठीक है? वेल्थ को इंक्रीज करना है प्लस पावर को भी इंक्रीज करना है। वेल्थ एंड पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? किस तरीके से? बाय प्रोमोटिंग ट्रेड, और एक्सपोर्ट्स, ठीक है? पहला। दूसरा, कंट्रोलिंग ट्रेड, एंड थर्ड, accumulating wealth. क्लियर? 16th टू 18th सेंचुरी में, अभी समझ आया ना? 16 टू 18 सेंचुरी में कोई भी यूरोपियन पावर अपने वेल्थ और पावर को इंक्रीज कैसा करता था? बाय प्रोमोटिंग देयर एक्सपोर्ट्स और ट्रेड, कंट्रोलिंग ट्रेड, ठीक है? उसके आसपास में, मतलब उनके ट्रेड रूट्स में और दूसरे कंट्रीज के ट्रेड को कंट्रोल करके, एंड एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। ये तीनों सिस्टम को फॉलो करके कोई यूरोपियन कंट्री 16 टू 18 सेंचुरी में अपना वेल्थ एंड अपने पावर को इंक्रीज करता था, ठीक है? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 16th-17th सेंचुरी में इंडिया पे आए थे एज अ ट्रेडिंग कंपनी बन के, राइट? तो यहाँ पे भी फर्स्ट फेज में इनका मेन टारगेट क्या था, मेन काम क्या था? मर्केंटाइलिज्म एंड इक्वल स्टैंडिंग, ठीक है? तो मतलब 1600 से लेके 1757 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब जितने भी एनेक्सेशन हो, कोई भी एरिया को कंट्रोल करना हो, इन सब के पीछे मेन रीजन क्या था? अपने वेल्थ को इंक्रीज करना और अपने पावर को इंक्रीज करना, ठीक है? और इसके लिए इंडिया पे ये लोग ट्रेड और एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर रहे थे।
इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका जो दूसरे फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड हुआ करता था उस ट्रेड को कंट्रोल करते थे एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने वेल्थ को अकोमुलेट कर रहे थे। क्लियर है? तो इसीलिए फर्स्ट फेज पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मार्केंटलिज्म एंड इक्वल स्टैंडिंग पे फोकस करता है और ये जो फेज है 1600 से लेके 1757 तक कंटिन्यू होता है। समझ आया? यस, अभी हम लोग इक्वल स्टैंडिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले ये जो मैंने बताया ये समझ आया आप लोगों को? ठीक है। अब फर्स्ट फेज का ऑब्जेक्टिव क्या था? अभी मैंने बताया कि मर्केंटलिज्म का मतलब क्या है। मर्केंटलिज्म का मतलब है वेल्थ एंड पावर बनाना। अब देखो, वेल्थ बढ़ाना, पावर बढ़ाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपने ट्रेड को एस्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, पहले ये लोग ट्रेड करने आए थे कुछ ही नंबर्स में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना ट्रेड विथ इंडिया उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, एंड देन उन्होंने कमर्शियल मोनोपोली करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट फेज जो कि है मर्केंटलिज्म एंड इक्वल स्टैंडिंग का फेज, जो कि 1600 से 1757 तक कंटिन्यू रहा और इस दौरान इस पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आके अपना ट्रेड को एस्टैब्लिश किया। एस्टैब्लिश का मतलब होता है बहुत सारे फैक्ट्रीज बनाए, ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए, ट्रेडिंग सिटीज बनाए, स्पॉट्स बनाए। ठीक है, ट्रेड के लिए, ट्रेड को मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो भी चीजें जरूरत है उन सबको उन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया एंड देन कॉमर्शियल मोनोपोली को भी एस्टैब्लिश किया प्रिंसली स्टेट्स के साथ। जो दूसरे अदर यूरोपियन कंट्रीज के स्टेम मतलब जो ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे सारे ट्रेड को खत्म करके बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंडिया का जो ट्रेड होगा इस कमर्शियल मोनोपोली को भी इसी दौरान एस्टैब्लिश किया गया। क्लियर? अभी देखते हैं सारा सब कुछ किया कैसे। फर्स्ट, ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए। दूसरा, जो फैक्ट्रीज हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो फोर्टिफाइड होते थे। ठीक है, तो फोर्टिफाइड फैक्ट्रीज बनाए ताकि वहां पे कोई भी यूरोपियन अदर पावर्स या फिर प्रिंसली पावर्स उन पे अटैक ना कर पाए, उनके फैक्ट्रीज पे कोई अटैक ना कर पाए। थर्ड, फिरमांस बनाने के थ्रू। फोर्थ, कंपटीशन विथ यूरोपियन राइवल्स और उनके जो यूरोपियन राइवल्स हुआ करते थे लाइक फ्रेंच, डच, पोर्तुगल। ठीक है, तो उनके साथ कंपटीशन के थ्रू उन्होंने मर्केंटलिज्म एंड इक्वल स्टैंडिंग का जो फेज था वहां पे उन्होंने ट्रेड को एस्टैब्लिश किया एंड कमर्शियल मोनोपोली को एस्टैब्लिश किया। क्लियर? यस, यहाँ पे मैं इक्वल स्टैंडिंग का भी मतलब बता देती हूँ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं बता देती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल स्टैंडिंग। इक्वल स्टैंडिंग भी ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, इक्वल स्टैंडिंग में क्या था देखो, अर्ली फेज में बहुत पहले एकदम इनिशियल फेज पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया पे आए थे मुगल्स के टाइम पे तब उनको परमिशन की जरूरत होती थी। राइट, कि देखो वो पहले मुगल से अथॉरिटी से परमिशंस मांगते थे कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेडिंग पोस्ट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्या हमें परमिशन मिलेगा? ठीक है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर एनहांस होने लगा तब ये इक्वल बन गए, ये इक्वल बन गए टू प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर? अब यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम कर रहे थे
उनका जो ट्रेडिंग इक्वालिटी था, जो ट्रेडिंग पोजीशन था वो इक्वल बन चुका था। मतलब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये मुगल एम्पायर है और यहाँ पे ये छोटा सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, इसको समझना। मुगल एम्पायर है और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। कुछ भी करने से पहले इनको मुगल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, राइट। इसके बाद एक फेज आया जहां पे प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम इक्वल, ठीक है। प्रिंसली स्टेट का ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम्स के लिए जो राइट्स होंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी वही सेम राइट्स उनको भी मिल चुका था। तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद एक फेज आता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वेल्थ, अपने पावर को जब एनहांस कर लेता है, जब वेल्थ, बहुत सारा वेल्थ को अक्यूमुलेट कर लेता है, मिलिटरी सुपीरियरिटी बन जाता है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में, देन एक ऐसा फेज आता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सुपीरियर हो जाता है एंड प्रिंसली स्टेट्स इनके अंदर सबऑर्डिनेट पावर बनके रह जाते हैं। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से हुआ था, इक्वल स्टैंडिंग। तो फर्स्ट फेज में मर्केंटाइलिज्म हमें देखने को मिला, ठीक है, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ अपने वेल्थ को, अपने पावर को इंक्रीज कर रहे हैं एंड इक्वल स्टैंडिंग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें भी प्रिंसली स्टेट्स की तरह ही ट्रीट किया जाए, हमें भी इक्वल राइट्स दिया जाए। जबकि ये फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज को इतना राइट्स क्यों मिलेगा, राइट। लेकिन उस टाइम पे इनका मेन काम था इक्वलिटी को, मतलब इक्वल स्टैंडिंग पे आना, इक्वल पोजीशन पे आना, इक्वल राइट्स को अचीव करना, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज में जो कि 1600 से 1757 तक कंटिन्यू हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग पोस्ट को एस्टैब्लिश करके, अपने फैक्ट्रीज को फोर्टिफाइड करके, फिर मार्क्स बना के अदर यूरोपियन राइवल्स के साथ कंपटीशन, मतलब compete करके अपने जगह को, अपने पैर को, अपने इकोनॉमिक बैकबोन को मजबूत कर रहा था। सी, और यही इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक था, यही इनका मतलब मेन स्ट्रेंथ था, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे एंड में इंडिया में आने के बाद भी, मतलब सबसे एंड में इंडिया में आया था और जितनी यूरोपियन राइवल कंट्रीज हुआ करते थे सबको डिफीट करके इंडिया पे 200 साल तक यहाँ पे राज करते रहे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फेज पे ही इन्होंने अपनी इकोनॉमिक जो बैकबोन है, इन्होंने अपने इकोनॉमिक पिलर को स्ट्रांग बना लिया था, राइट। क्योंकि इनको पता था कि अगर हमें यहाँ पे कॉलोनी सेटअप करना है तो उसके लिए बहुत सारा पैसों की जरूरत है, राइट, वेल्थ की जरूरत है, पावर की जरूरत है। तो इसीलिए फर्स्ट फेज पे इन्होंने सिर्फ अपने वेल्थ पावर पे फोकस किया। ओके, क्लियर है। अब बात करेंगे, यस, सी, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। 1764 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे काफी सारे रेवेन्यू जनरेट हुआ था, बट इससे पहले बैटल ऑफ 1757 एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक सुपीरियर पावर में कन्वर्ट हो जाता है एंड प्रिंसली स्टेट्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 में बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि इस बैटल के थ्रू रेवेन्यू
एक्यूमुलेशन का जो प्रोसेस था वो मतलब काफी ज्यादा एक्सेलरेट हो गया था, राइट? तो ये जो आप लोग देख रहे हो ये 1757 के बैटल ऑफ पलासी था। एक्चुअली ये होगा जहाँ पे ये लोग प्रॉपर इक्वल राइट्स पे आ गए। और 1857 में जो बैटल हुआ था जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक मेजर सुपर पावर की तरह इमर्ज हुआ और जितने प्रिंसली स्टेट्स थे ये सब सबऑर्डिनेट पावर की तरह छोटे पड़ गए। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस इमेज को समझाऊं तो ये जो इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर वेल्थ एनहांस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हम लोग 1757 के बैटल ऑफ पलासी में देख सकते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वेल्थ एकुमुलेशन प्रोसेस काफी ज्यादा एक्सेलरेट हो गया था। एंड ये वाला जो प्रोसेस है जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर एकदम से सुपर पावर हो जाता है इंडियन टेरिटरी पे, और प्रिंसली स्टेट्स जो छोटे हो जाते हैं, सबऑर्डिनेट पावर बन जाता है, तो वो 1857 के बैटल के बाद पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, चलो ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यस। सी फर्स्ट फेज में एक और बात, ये जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज पे इंडियन रूलर्स का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, राइट? इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन रूलर्स ऑन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग पॉलिसीज। ठीक है, यहाँ पे इंडियन रूलर्स काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। ठीक है, और उनको उनके हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना काम करना पड़ता था। और ये टाइम बहुत ही कम टाइम के लिए था, ज्यादातर टाइम मतलब थोड़े टाइम बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस चलने लगा था इंडियन रूलर्स के ऊपर। तो फर्स्ट से हमें क्या समझ में आता है कि British came to India to trade with Indian powers on relatively equal terms. Gradually, through economic influence, diplomacy, and military conquest, they acquired political supremacy over those very powers. ठीक है, चलो बात करेंगे सेकेंड फेज की, रिंग फेंस पॉलिसी एंड इनडायरेक्ट रूल। ये फेज कब तक चला था? 1757 से 1813 तक चला था। क्लियर? अब देखो रिंग फेंस पॉलिसी क्या है, ये भी उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी हुआ करता था। ठीक है, अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर ये मानो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक फैक्ट्री है, एक जगह है जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रहते हैं। ठीक है, अब इस टेरिटरी के चारों ओर एक ऐसा बफर जोन बनाया जाएगा, एक ऐसा बफर जोन बनाया जाएगा, एक ऐसा प्रोटेक्टेड मतलब टेरिटरी बनाया जाएगा जिसको कवर करते हुए कोई भी एनिमी इसके अंदर तक आ नहीं सकता है। क्लियर? मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने टेरिटरी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाते थे। इसको हम लोग एक प्रोटेक्टिव वॉल बना बोलेंगे। प्रोटेक्टिव वॉल, जिस वॉल को क्रॉस करते हुए कोई एनिमी इनके टेरिटरी तक पहुंच नहीं सकता। तो फेज 2 में इनका मेन पर्पस था रिंग फेंस पॉलिसी को अप्लाई करना और इनडायरेक्ट रूल को एग्जीक्यूट करना। क्लियर है? अब देखो ये करते कैसे थे, इसको ध्यान से समझना। उस टाइम पे
इंडियन टेरिटरी बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल प्रिंसली स्टेट से बने थे, राइट। तो ब्रिटिश कंपनी ने सोचा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे राइवल्स है, बहुत सारे यूरोपियंस हैं जो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है, तो चलो हम लोग ना इन स्टेट्स के बीच में अपना टेरिटरी बनाते हैं और हमारे चारों ओर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके थ्रू हम लोग एक बफर जोन बना देंगे, एक प्रोटेक्टेड एरिया बना देंगे, एक प्रोटेक्टिव वॉल बना देंगे। समझ आया? ये एरिया, ये जो स्टेट्स है, अब यहाँ पे क्या वो सच में एक वॉल बनाते हैं? नहीं। जो इंडियन स्टेट हुआ करता था उन्हीं को वो लोग प्रोटेक्टिव वॉल की तरह यूज करते थे, बफर जोन की तरह यूज करते थे। मतलब कि मानो यहाँ पे एक प्रिंसली स्टेट है, इसके चारों ओर कोई ना कोई प्रिंसली स्टेट है। अब यहाँ से फ्रेंच के सोल्जर्स इनके ऊपर अटैक करने आया। किसके ऊपर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी पे अटैक करने आया। ठीक है, उनके मिलिट्री बेस पे अटैक करने आया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस टेरिटरी के सामने बहुत सारे प्रिंसली रीजनल स्टेट्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, फ्रेंच सोल्जर्स को रोकेंगे। ठीक है, उनको बोलेंगे कि नहीं आप लोग अंदर नहीं जा सकते हो। इसका मतलब जो सोल्जर्स हैं, जो जो एनिमी के सोल्जर्स हैं, एनिमी के साथ फाइट कौन कर रहा है? रीजनल स्टेट्स फाइट कर रहे हैं। एक्चुअल एनिमी घर के अंदर घुस के बैठा है, उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? उसी घर के घर वाले। ठीक है, एक बात सोचो कि जैसे ये एक घर है, घर का ये एक बीच का कमरा है, ठीक है, यहाँ पे एक चोर घुस के बैठा है, लेकिन चोर ने सारे घर वालों को ना उल्लू बना के रखा है। पहले चोर ने यहाँ पे घर में घुसा ये बोल के कि मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये जो चोर है जो यहाँ पे घर के अंदर घुस के बैठा है, ये ऐसे मैनिपुलेटिव किया घर के दूसरे मेंबर्स को कि कुछ टाइम बाद घर के दूसरे मेंबर्स खुद दूसरे लोगों से फाइट कर रहा है ताकि कोई इस चोर को ना पकड़े, इसको अटैक ना करे। ठीक वही चीज यहाँ पे हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सारे रीजनल पावर को एक दूसरे के साथ फाइट में इन्वॉल्व कर देता है, एक दूसरे के साथ लड़ाता है, ठीक है। बीच में एक ऐसा सेफ प्लेस बना के ये लोग रहने लगते हैं और जिनको प्रोटेक्शंस देते हैं प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रेंड हुआ करते थे या फिर उनके कंट्रोल के अंदर हुआ करते थे, ठीक है, उनके बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने टेरिटरी को एस्टैब्लिश किया और उन रीजियनल पावर्स के थ्रू मतलब जितने उनके एनिमी था, जितने यूरोपियन राइवलरीज थे जो इन पे अटैक कर सकते थे, उनसे प्रोटेक्शन लिया। सोचो, मतलब प्रोटेक्शन देने के नाम पे बाद में यही लोग जाके प्रोटेक्शन लेके सरवाइव करने लगे, ठीक है। और रीजनल पावर्स, दूसरे यूरोपियन राइवलरीज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी पे अटैक कर सकते हैं, ये लोग सब लड़ मर रहे हैं। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो से क्या है, रिंग फेंस पॉलिसी है प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड ब्रिटिश टेरिटरीज, ठीक है। इसके अंदर अर्ली, मतलब ये एक अर्ली ब्रिटिश पॉलिसी हुआ करता है, किस लिए? of defending the company's own territories by creating a buffer of protected states around them, ठीक है। और इसको, इस रिंग फेंस पॉलिसी को किसने बनाया था या फिर कौन से गवर्नर जनरल के साथ ये रिलेटेड है? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। चलो, और इसी तरीके से फेज 2 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनडायरेक्ट रूल करना शुरू कर देता है। अब इस फेज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को कंसोलिडेट कर लेता है और चारों ओर
एक बफर स्टेट क्रिएट करता है। ठीक है, इसी रिंग पॉलिसी के अंदर अपने आप को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, देन बफर स्टेट्स, बफर एरिया क्रिएट करने के लिए, प्रोटेक्टिव वॉल क्रिएट करने के लिए बहुत सारे रीजनल पावर्स के साथ पॉलिटिकल अलायंस में इन्वॉल्व होते हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू करते हैं एंड सब्सिडियरी अलायंस को यूज करना शुरू करते हैं। ये क्लियर हुआ? और ये सब कुछ अर्ली फेज में देखने को मिलता है 1757 टू 1813 तक। क्लियर है? अब जैसे इस टाइम पे थ्रेड्स कहां से मिल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? कहां से इनको थ्रेड्स, मतलब इनको ऐसे थ्रेड्स मिल रहे थे? फ्रॉम मराठास। जैसे कि मैंने बताया था कि उस टाइम पे मराठा एक बहुत ही पावरफुल रीजनल किंगडम हुआ करता था, तो इसीलिए मराठास को समझ में आ रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाल चल रही है इंडिया पे, तो इसीलिए ये लोग काफी कोशिश करते थे इनकी टेरिटरी पे अटैक करने का और इनके टेरिटरी को खत्म करने का। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बफर जोन बना के रखा था रीजियनल किंगडम के साथ, जिसकी वजह से इन तक पहुंचना काफी मुश्किल था। तो मराठास के अलावा मैसूर, देन अफगान रिलेटेड फोर्सेस, ओके, एंड अदर यूरोपियन पावर्स। तो ये कुछ पावर्स थे जिनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम पे खतरा हो सकता था, तो अपने बचाव के लिए उन्होंने ये सब कुछ पूरा सिस्टम ही बना के रखा था। चलो, यहाँ पे एक और बात मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है रिंग फेंस पॉलिसी के साथ। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद, 1775, ट्रीटी ऑफ फैजाबाद एंड ब्रिटिश रिलेशन विथ अवध, ठीक है, आर इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग दिस पॉलिसी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ फैजाबाद 1775 में जो हुआ था एंड ब्रिटिश रिलेशन विद अवध इस पॉलिसी के साथ इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड भी है। क्लियर? आप लोग एक होमवर्क देती हूँ मैं आप लोगों को कि रिंग फेंस पॉलिसी एंड सब्सिडियरी अलायंस के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है और मुझे बताना है। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रिंग फेंस पॉलिसी एंड सब्सिडियरी अलायंसेस, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन लेट मी नो। ओके, चलो बात करेंगे हमारी थर्ड फेज की, फेज 3, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन। अब इसके अंदर क्या हुआ भाई, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन क्या है? तो बहुत ही बाद में इंडियन प्रिंसली स्टेट के साथ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन में इन्वॉल्व हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब इसके अंदर इंडियन रूलर्स को अलाउ किया जाता था टू रिटेन देयर इंटरनल अथॉरिटी बट वेर मेड पॉलिटिकली सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब जैसे इससे पहले तो ये इन लोगों ने बहुत सारे किंग के, मतलब उनका जो सिंहासन होता है, उनका जो थ्रोन होता है वही छीन लिया था। लेकिन लेटर स्टेज में 1813 से 1857 में इन्होंने सोचा कि देखो सबका सिंहासन या
थ्रोन लेके हर जगह का राजा बन के हमें तो कुछ करना है नहीं। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए आए थे, तो हम लोग ये काम करते हैं। कोई एक किंग है, अपने किंगडम पे बैठा है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इनका सबॉर्डिनेशन, इनकी लॉयल्टी, स्टेट का लॉयल्टी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होना चाहिए। ये स्टेट इंडिपेंडेंटली सॉवरेन तरीके से कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकता है एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सटर्नली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है रिगार्डिंग अदर रीजियोनल पावर्स और यूरोपियन पावर्स। कोई भी मतलब रीजियोनल पावर हो, यूरोपियन पावर हो, किसी के साथ नया ट्रेडिंग रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, किसी के साथ ट्रेडिंग रिलेशन एंड करना है, ऐसा कोई एक्सटर्नल डिसीजन नहीं ले सकता था इंडिपेंडेंटली और सॉवरेंटली, ठीक है। अगर इनको लेना होता तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मतलब डिस्कस करना होगा। अगर ये परमिशन देंगे देन ओनली एक्सटर्नल डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू से रिलेटेड कोई डिसीजंस लेने की पावर, कैपेसिटी, अथॉरिटी इंडियन रूलर के पास नहीं था, ठीक है। तो सोचो, पॉलिटिकल अफेयर्स में मतलब पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करने का, एक्सटर्नल रिलेशन को मेंटेन करने का, रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसीजन इंडियन रूलर्स नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल अफेयर हो विथ अदर रीजियंस, या फिर रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसीजन हो, या फिर एक्सटर्नल रिलेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन हो, इन सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में इंडियन रूलर्स इंडिपेंडेंटली डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो फेज 3 में सबऑर्डिनेट और इस तरीके से सारे रीजनल पावर्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबऑर्डिनेट आइसोलेशन के थ्रू डायरेक्ट एनेक्सेशन करना शुरू किया, ठीक है। और हर रीजन पे डायरेक्ट ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। और किस तरीके से कौन से वो मेथड्स थे, लाइक वॉर, एनेक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, assertion of paramountcy, ये कुछ मेथड थे जिनके थ्रू डायरेक्ट ब्रिटिश सुप्रीमेसी को रीजियनल पावर्स के अंदर, डिफरेंट रीजियनल किंगडम के अंदर एस्टैब्लिश किया गया। क्लियर? यस। पैरामाउंसी का मतलब होता है एस्टैब्लिश ओवरआर्चिंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी। ओवरआर्चिंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी, ओके। और सबऑर्डिनेट आइसोलेशन का मतलब होता है, तो हम इसको भी तोड़ दे, कंप्लीट एनेक्सेशन। ये टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से थ्रू दीज फेजेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इंडिया को कंट्रोल करना शुरू करता है। इंडियन पावर्स, इंडियन रीजनल जो पावर्स थे, उनका अथॉरिटी, उनका सॉवरेनिटी, उनका इंडिपेंडेंसी, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना शुरू करता है। इज दैट क्लियर? ये समझ आया आप लोगों को?
Yes. So that's all for today. Sure. तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो थर्ड टॉपिक था ये कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? ओके, सो थैंक यू सो मच